दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मोरपिया पेंटिंग याद करके यूकेपीएससी या यूकेट्रिपलएससी में मूलाराम से जुड़े हुए प्रश्न निकाल लेंगे तो रुक जाइए, क्योंकि शायद आप अपनी सिलेक्शन लिस्ट से खुद का नाम हटाने जा रहे हैं। आज उत्तराखंडी की परीक्षाएं सिर्फ फैक्ट नहीं पूछती, वे पूछती हैं फैक्ट के पीछे छिपा हुआ हिस्ट्री, वो इतिहास जो सामान्य किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मूलाराम ने टिहरी के राजा सुदर्शन शाह को उत्तर देश का कंगाल क्यों कहा था? आखिर कौन वो राजा था जिसने भारत के महान चित्रकार को 2 रुपये में 2 आने कम देकर सम्मानित किया? और क्यों राजघराने का राजकुमार चित्रकला सीखने के लिए श्रीनगर तक पैदल जाया करता था? दोस्तों, यही वो तथ्य है जहां हर साल हजारों एस्पिरेंट गलती कर जाते हैं और वही गलती सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल देती है। लेकिन दोस्तों, द टर्निंग पॉइंट अनुला लेकर आया है मूलाराम तोमर की गढ़वाल चित्रकला शैली की एक ऐसी प्रीमियम क्लास जहां आपको मिलेगा मूलाराम की पूरी वंशावली, गढ़वाल शैली की हिडन फीचर, मुगल दरबार से गढ़वाल तक की यात्रा, सुलेमान सिकों का कनेक्शन, गोरखा सेनापति हथिदल चौतरिया की प्रशंसा और वो छिपा हुआ इतिहास जो सीधे यूकेपीएससी मेंस और यूकेट्रिपलएससी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। चाहे आपका टारगेट कोई भी हो, यूकेपीएससी, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई। इस क्लास के बाद मूलाराम, चैतू, माणकू, ज्वालाराम और तुलसीदास से जुड़ा हुआ एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो नोटबुक निकालिए, दिमाग को एग्जाम मोड पर लाइए और तैयार हो जाइए उत्तराखंड इतिहास की कला की सबसे दमदार मास्टर मैराथन क्लास के लिए। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है। दिल्ली के शाही महलों से निकले ये कलाकार अब गढ़वाल की वादियों में दोस्तों बस चुके थे। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये तोमर या तोमर परिवार था कौन? क्या ये केवल चित्रकार थे? दोस्तों नहीं, ये वो लोग थे जिनकी उंगलियां पहले सोने चांदी को आकार देती थी, यानी ये मूल रूप से सुनार परंपरा से जुड़े हुए कलाकार थे। लेकिन वक्त ने उनकी किस्मत बदल दी। दिल्ली दरबार की नक्काशी, आभूषणों की महीन कला और मुगल चित्रकला की सूक्ष्मता धीरे धीरे उनके हाथों में मिलकर दोस्तों एक नई पहचान गढ़ने लग गई। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है गढ़वाल चित्रकला की उस स्वर्णिम वंश का निर्माण। तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर हम मूलाराम तोमर की वंशावली को दोस्तों समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे ऊपर नाम दिखाई देता है दोस्तों श्यामदास, जो 1658 में सुलेमान सिकों के साथ दोस्तों गढ़वाल आए थे। दोस्तों, ये वे व्यक्ति थे जो मुगल दरबार की रिफाइंड पेंटिंग ट्रेडिशन को गढ़वाल लेकर आए। इन्होंने सिर्फ चित्र नहीं बनाए, इन्होंने गढ़वाल दरबार को एक नई सांस्कृतिक दृष्टि दी। उसके बाद आते हैं दोस्तों हरदास तंवर, इनके बेटे। हरदास ने मुगल शैली की बारीकी रेखाओं को गढ़वाल की पिकर से जुड़ना शुरू किया। दोस्तों, पहली बार चित्रों में पहाड़ दिखाई देने लगे, अलकनंदा की घाटियां दिखने लगीं, स्थानीय वेशभूषा दोस्तों दिखने लगी। और दोस्तों, यहीं से मुगल शैली धीरे धीरे गढ़वाली आत्मा ग्रहण करने लगी। और दोस्तों, फिर इसी वंश में जन्म होता है दोस्तों हरदास के पुत्र हीरालाल का। दोस्तों, ध्यान रखिए, विद्यार्थी यही ज्ञान ट्रैप में फंस जाते हैं। अधिकतर किताबें सीधे मूलाराम को गढ़वाल चित्रकला का जनक बता देती हैं, लेकिन वास्तविकता दोस्तों इससे कहीं अधिक गहरी है। दोस्तों, गढ़वाल शैली की नींव रखने का सबसे बड़ा श्रेय दोस्तों हीरालाल को ही दिया जाता है। इन्होंने स्थानीय रंगों, पहाड़ी भावनाओं और स्तरीय सौंदर्य को चित्रों में जीवित कर दिया। यानी दोस्तों, अगर श्यामदास हरदास बीज थे तो दोस्तों हीरालाल वह जड़ थे जिन्हें आगे चलकर पूरे गढ़वाल पेंटिंग को एक विशाल वृक्ष बनाया। और दोस्तों, अब हम उस समय का पहिया दोस्तों वहाँ पहुँचता है 1743 में दोस्तों, जब मूलाराम का जन्म होता है। गढ़वाल की धरती पर दोस्तों किसका जन्म होता है? मूलाराम का जन्म होता है उस बालक का जो आगे चलकर केवल चित्रकार नहीं बल्कि इतिहासकार, कवि, कूटनीतिज्ञ और गढ़वाल की सांस्कृतिक आत्मा बन जाता है। उसका नाम है दोस्तों मूलाराम तोमर। दोस्तों, यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह उस युग की शुरुआत थी जब एक कलाकार की कूची राजनीति भी लिखेगी, इतिहास भी लिखेगी और दोस्तों आने वाले सदियों तक उत्तराखंड की पहचान भी तय करेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर मूलाराम ने बचपन में ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें बाकी चित्रकारों से दोस्तों अलग बना दिया? कैसे एक साधारण बालक गढ़वाल दरबार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया? और क्यों गोरखा सेनापति तक उसकी प्रतिभा उसके सामने झुकने लग गई? मतलब गोरखा सेनापति भी मूलाराम की प्रतिभा के सामने झुकने लग गए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है मूलाराम के जीवन की सबसे निर्णायक अध्याय। दोस्तों, ध्यान रखिए, सबसे पहले हम मूलाराम तोमर का जन्म दोस्तों 1743 में हुआ। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनकी मृत्यु दोस्तों 1833 93 वर्ष में हुई थी दोस्तों, दीर्घायु के बाद हुई थी। जन्म स्थान दोस्तों इनका श्रीनगर गढ़वाल है। इनके जो पैतृक व्यवसाय था दोस्तों सुनार का काम था और राजकीय पद इनको तस्वीरदार का दोस्तों पद दिया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, इनके पिता और गुरु मंगतराम हैं
और गढ़वाल शैली के वास्तविक जनक किनको माना जाता है दोस्तों? हीरालाल को माना जाता है, यानी कि मूलाराम के जो दादा थे इनको माना जाता है। और मूल वंश परंपरा तोमर परिवार है। और 1658 में गढ़वाल कौन आए थे दोस्तों? श्यामदास आए थे सुलेमान सिकोह के साथ। जब औरंगजेब में भाइयों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था तो दारा सिकोह के पुत्र श्रीराम सिंह अपनी जान को बचाने के लिए दोस्तों इन्होंने गढ़वाल में उसमें शरण ली थी। तो इनके साथ श्यामदास और अन्य दरबार भी दोस्तों इनके साथ आए हुए थे। उसके बाद दोस्तों ये जो तथ्य हैं दोस्तों मूलाराम से जुड़े हुए, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिए। ये फैक्ट सीधे आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं मूलाराम के उस दौर से जहां उनकी कूजी केवल चित्र नहीं बनाएगी बल्कि राजाओं की दोस्तों किस्मत भी लिखेगी। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनके पिता का नाम मंगतराम था, मूलाराम के पिता का नाम। माता का नाम दोस्तों रमा देवी था। गुरु राम सिंह या राम राय सिंह इनके गुरु भी रहे हैं दोस्तों। भाषाएं दोस्तों इनको आती थी संस्कृत, फारसी, ब्रजभाषा और हिंदी। इनमें इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी दोस्तों। और दोस्तों मूलाराम बाकी चित्रकार से अलग हो जाते हैं क्योंकि वे केवल पेंटर नहीं थे, वे कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और बहुभाषी दोस्तों विद्वान भी थे। तो दोस्तों अब शुरू होता है मूलाराम के जीवन का सबसे शक्तिशाली दौर, जब 4 राजाओं का काल हम देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मूलाराम ने अपने जीवन में गढ़वाल के 4 प्रमुख नरेशों के अधीन कार्य किया और उनका संरक्षण प्राप्त किया। तो दोस्तों मूलाराम को 4 राजाओं ने संरक्षण दिया था। प्रदीप शाह, उसके बाद दोस्तों ललित शाह, याद रखिएगा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जयकृत शाह और दोस्तों प्रद्युम्न शाह। दोस्तों 4 राजा, लेकिन एक व्यक्ति हर दौर में सत्ता के केंद्र बना रहा, उसका नाम था दोस्तों मूलाराम। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? दरबार बदल रहे हैं, राजनीति बदल रही है, षड्यंत्र बदल रहे हैं, लेकिन मूलाराम की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषकर दोस्तों जयकृत शाह के समय दोस्तों गढ़वाल गृह युद्ध और दरबारी गुटबाजी से जब जल रहा था, ऐसे समय में मूलाराम ने न केवल चित्र बनाए, उन्होंने कूटनीतिक बातचीत भी की, राजाओं के बीच समझौते भी करवाए और सिरमौर राज्य से सहायता तक बुलवाई। यानी वे केवल कलाकार नहीं थे, वे एक पूर्ण राजनीतिज्ञ भी बन चुके थे। और खुश होकर राजा जयकृत शाह ने उन्हें दोस्तों 60 गांव की जागीर दी थी जयकृत शाह ने मूलाराम को, और प्रतिदिन 5 रुपये का भत्ता दिया था। दोस्तों ध्यान रखिए, यह सम्मान किसी साधारण चित्रकार को नहीं दिया जाता, लेकिन इतिहास की सबसे भयानक आंधी अभी बाकी थी। दोस्तों साल था 1804 का, देहरादून का खुर्ड़ा युद्ध। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह गोरखों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और पूरे गढ़वाल पर शुरू हो चुका था गोरखियानी का काला अध्याय। दोस्तों आप सोचिए, एक कलाकार जिसने गढ़वाल राजाओं के लिए जीवन समर्पित किया, वह गोरखाओं के शासन में कैसे जीवित रहा होगा? यही मूलाराम ने खेली अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल दोस्तों, रणनीतिक चुप्पी। ये बिल्कुल चुप रहे, इन्होंने गोरखा का दोस्तों विरोध नहीं किया। क्यों? इन्होंने अपनी पीड़ा को अपने भीतर छिपा लिया और गोरखा सूबेदार हठदल चौरतिया के दरबार में सवेतन दरबारी बन गए। लेकिन दोस्तों यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह गढ़वाल की कला और संस्कृति को बचाने की रणनीति थी। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया जब हठदल चौरतिया ने मूलाराम की चित्रशाला देखी और वह भी अवाक रह गया। उस हठदल चौरतिया ने कहा, कातीपुर में कीर्ति तुम्हारी, सुनत रहे हम आंख निहारी। यानी दोस्तों यहाँ पर हठदल कह रहा है, चौतरिया कह रहा है, तुम्हारी प्रसिद्ध काठमांडू तक सुनी थी, आज अपने आंखों से भी देख ली। दोस्तों कल्पना कीजिए, तलवारें गढ़वाल को जीत चुकी थी, लेकिन कला ने गोरखों का हृदय दोस्तों जीत लिया था। और यही मूलाराम इतिहास में अमर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 1815 में अंग्रेजों के आगमन के बाद गढ़वाल 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। टिहरी नाम की नई राजधानी बसाई जाएगी और फिर दोस्तों शुरू होती है मूलाराम और राजा सुदर्शन शाह के बीच इतिहास की सबसे विस्फोटक टक्कर। दोस्तों आखिर क्यों मूलाराम ने सुदर्शन शाह को सियार कहा? क्यों उन्हें केवल 2 रुपये में 2 आने कम देकर सम्मानित किया? और क्यों राजघराने के लोग स्वयं उनके चरणों में चित्रकला सीखने आते थे, मतलब मूलाराम के पास आते थे? दोस्तों यही वो रहस्य है जो हम खोलेंगे दोस्तों अब। दोस्तों अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं
गढ़वाल चित्रकला शैली की उस रहस्यमयी दुनिया में जहां हर रंग बोलता है, हर रेखा सांस लेती है और हर चित्र अपने भीतर एक पूरा इतिहास छिपा कर बैठा है। तो दोस्तों, एक पहाड़ी नायिका का चित्र आप यहाँ पर देखिए। आप केवल 5 सेकंड में पहचान सकते हैं कि यह गढ़वाल शैली का है या हिमाचल की कांगड़ा शैली का है। तो दोस्तों, गढ़वाल चित्रकला शैली की सबसे पहली और अचूक पहचान है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अर्ध चंदाकार चंदन टीका। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे बड़ी पहचान है कि गढ़वाल चित्रकला शैली की सबसे पहली और अचूक पहचान है कि ललाट पर बना हुआ अर्ध चंदाकार चंदन टीका। दोस्तों यहाँ पर टीका लगा हुआ दोस्तों आपको दिख रहा है। यह केवल श्रृंगार नहीं है दोस्तों, यह माँ जगदम्बा काली के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। दोस्तों याद रखिए, जहाँ माथे पर अर्ध चंदाकार तिलक दिखे वहाँ गढ़वाली शैली होने की संभावना अत्यंत प्रबल हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब पीछे खड़े दोस्तों इस वृक्ष को देखिए, इसे कहते हैं दोस्तों, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मनोरा वृक्ष। तो दोस्तों, मनोरा वृक्ष गढ़वाल शैली की महत्वपूर्ण पहचान है। तो दोस्तों, यह केवल एक पेड़ नहीं है, यह प्रकृति, समृद्धि और जीवन की निरंतरता का प्रतीक था दोस्तों। यानी अर्धचंद्राकार तिलक और मनोरा वृक्ष, ये दोनों मिल जाएं तो आंख बंद करके उत्तर लगा दीजिए, गढ़वाल चित्रकला शैली। तो दोस्तों, हम समझेंगे उस रहस्य को जिसने मोलाराम की स्त्रियों को अमर कर दिया। मोलाराम जब चित्र बनाते थे तो वे केवल सुंदरता नहीं बनाते थे, वे पहाड़ की आत्मा बनाते थे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर धनुषाकार भुएं, ये जो भुएं दोस्तों धनुषाकार आपको दोस्तों भुएं दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों अंडाकार चेहरा, ये पहचान है गढ़वाल चित्रकला शैली की। विकसित वदन वक्ष देखिए दोस्तों आप, और दोस्तों पतली कमर, ये केवल शारीरिक विशेषताएं नहीं थी, ये आदर्श पहाड़ी नारी सौंदर्य की परिभाषा थी। उनकी स्त्रियां कमजोर नहीं दिखती थीं, उनमें कोमलता भी होती थी और संघर्ष भी। यही कारण है कि दोस्तों मोलाराम की नायिकाएं आज भी जीवित प्रतीत होती हैं। दोस्तों अब आते हैं गढ़वाल शैली के सबसे वैज्ञानिक रहस्य पर दोस्तों, रंगों का रसायन। तो दोस्तों हम देखेंगे गढ़वाल चित्रकला में किस तरह की रंग योजना इस्तेमाल मोलाराम ने करी। तो दोस्तों मोलाराम के चित्रों में प्राकृतिक पिगमेंट का उपयोग किया। और दोस्तों आज से पहले मतलब 250 साल पहले जब आधुनिक यानी कि केमिकल कलर नहीं होते थे, तब मोलाराम ऐसे रंग बना रहे थे जो आज भी फीके नहीं पड़े हैं। कैसे दोस्तों? प्राकृतिक पिगमेंट, नीले रंग के लिए पत्थर, हरे रंग के लिए वनस्पतियाँ, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण असली सोने की भस्म से तैयार किया हुआ सुनहरा रंग। इसलिए दोस्तों गढ़वाल शैली में 2 रंग सबसे अधिक दिखाई देते हैं, एक गोल्ड और दूसरा ग्रीन। तो गोल्ड और ग्रीन जबरदस्त कॉम्बिनेशन है दोस्तों, गढ़वाल चित्रकला शैली का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है गोल्ड और ग्रीन। और यहीं से दोस्तों एग्जाम पॉइंट है, अगर प्रश्न आए कि गढ़वाल चित्रकला के प्रमुख रंग कौन से हैं तो तुरंत उत्तर दीजिए सुनहरा और हरा। तो दोस्तों अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं मोलाराम की उन अमर कीर्तियों की दुनिया में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मोलाराम द्वारा बनाया गया मोर पिया चित्र। साल था दोस्तों 1975। सावन की बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और एक नृत्य करता हुआ मोर। लेकिन उसी क्षण एक पहाड़ी नायिका की आंखें उस मोर से मिलती हैं और दोस्तों यह चित्र अमर हो जाता है। यह केवल प्रेम नहीं, यह मनुष्य और प्रकृति का आध्यात्मिक मिलन है। और दोस्तों इसी चित्र ने मोलाराम को विश्व कला जगत में दोस्तों अमर कर दिया था। अब दूसरा चित्र मोलाराम द्वारा बनाया गया दोस्तों चित्र था मस्तानी। दोस्तों इस चित्र को देखते ही आपको मुगल दरबार की याद आएगी, और बिल्कुल सही आएगी दोस्तों, क्योंकि इस चित्र पर स्पष्ट रूप से दोस्तों मुगल प्रभाव दिखाई देता है। चाहे आप पोशाक देख लीजिए मुगलों की जो महिलाएं हैं, उनके आभूषण देख लीजिए, उनकी चेहरे की बनावट, सब कुछ मुगल रिफाइनमेंट को दर्शाता है। यानी दोस्तों मोलाराम की कला में गढ़वाल और मुगल परंपरा दोनों साथ जीवित थीं। अब दोस्तों तीसरा चित्र वासक सज्जा नायिका। तो दोस्तों यह कांगड़ा शैली का प्रभाव दोस्तों इसमें दिखाई देता है। एक नायिका जो अपने प्रियतम के स्वागत में
पूरे घर को फूलों से सजा चुकी है। उसकी आंखों में प्रतीक्षा है, हृदय में प्रेम है और चेहरे पर मिलने की बेचैनी है। और यही भावात्मक कोमलता दोस्तों कांगड़ा चित्रकला की पहचान है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मोलाराम की सबसे विशाल कृति रुक्मणी मंगल। पूरी 12 चित्रों की दोस्तों श्रृंखला है, जिसमें दोस्तों भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण की पूरी कथा दोस्तों चित्रित की गई है। दोस्तों यह केवल पेंटिंग नहीं है बल्कि एक विजुअल महाकाव्य है। तो दोस्तों अब यहाँ से पूछे जाने वाले UKSSC या UKPSC के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि दोस्तों गढ़वाल शैली का मुख्य पहचान क्या है। तो दोस्तों अभी हम बात कर चुके हैं अर्धचंद्रकार तिलक और मनोरा वृक्ष। प्रमुख रंग जो गढ़वाल चित्रकला शैली में यूज हुआ है सुनहरा और हरा। और मस्तानी पर किस शैली का प्रभाव है दोस्तों? मुगल प्रभाव है। रुक्मणी मंगल क्या है? ये 12 चित्रों की दोस्तों श्रृंखला है। तो याद रखिए दोस्तों, जो एस्पिरेंट कला को केवल रटता है वह परीक्षा में भूल जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी कला के पीछे भावना, प्रतीक और इतिहास को समझ लेता है उसे कोई भी परीक्षा रोक नहीं सकती। और दोस्तों अब हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है मोलाराम की पुस्तकें और उनके मनमथ पंथ दर्शन और उनके गुप्त साहित्यिक संसार के रहस्य को हम दोस्तों अब उजागर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां मोलाराम की कलम विद्रोह करना शुरू करती है। दोस्तों कल्पना कीजिए, गढ़वाल का दरबार, सामने राजा बैठे हैं, चारों ओर मंत्री, सामंत और सत्ता का घमंड, और उसी दरबार में बैठा एक व्यक्ति अपनी कलम से ऐसी आग लिख रहा है जो आने वाली सदियों तक राजसत्ता को कटघरे में खड़ा कर देगी। वह व्यक्ति था दोस्तों मोलाराम। दोस्तों ध्यान दीजिए, मोलाराम ने अपने जीवन में कुल 36 हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार की थी। दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 36 हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई इन्होंने ग्रंथ दोस्तों तैयार किए थे। और दोस्तों यही एग्जाम पॉइंट है। और दोस्तों मोलाराम की रचना मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हैं। या तो इनके द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ, नाटकीय या आलोचनात्मक कृतियाँ, या काव्यात्मक अनुवाद। तो दोस्तों याद रखिए, UKPSC का यही कॉन्सेप्ट दोस्तों ट्रैप बन जाता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे गढ़ राजवंश का इतिहास। दोस्तों यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह गढ़वाल के परमार राजाओं का जीवित इतिहास है। दोस्तों इसमें युद्ध हैं, दरबारी षड्यंत्र हैं, राजाओं की आकांक्षाएं हैं और गढ़वाल समाज की धड़कन है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह ब्रजभाषा में लिखी हुई मोलाराम की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक और साहित्यिक कृति मानी जाती है। दोस्तों याद रखिए, अगर यह ग्रंथ न होता तो गढ़वाल इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा शायद हमेशा के लिए खो जाता। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया श्रीनगर का इतिहास। और दोस्तों यहाँ कहानी बेहद खतरनाक हो जाती है। यह ग्रंथ मोलाराम ने किसके अनुरोध पर लिखा? दोस्तों गोरखा सूबेदार हस्तिदल चौरतिया के विशेष अनुरोध पर। दोस्तों एक कलाकार जिसका राज्य गोरखाओं ने छीन लिया, वही कलाकार अब विजेताओं के लिए इतिहास लिख रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, यह पराजय नहीं थी, यह अपनी संस्कृति को बचाने की रणनीति थी। और अब मोलाराम की सबसे बिछोड़े रचना आती है दोस्तों गणिका नाटक, जिसे गढ़गीता संग्राम भी दोस्तों कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह केवल नाटक नहीं था, यह एक साहित्यिक विद्रोह था। इसमें मोलाराम ने तत्कालीन राजा पराक्रम शाह को चरित्रहीन, विलासी और अयोग्य तक कह डाला। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक दरबारी कलाकार जो खुले शब्दों में राजा की आलोचना कर रहा है, यह उस समय बेहद साहसी कदम था। और दोस्तों यही कारण है कि मोलाराम केवल कलाकार नहीं बल्कि निर्भीक सामाजिक चिंतक भी माने जाते हैं। लेकिन इस नाटक का दूसरा पक्ष और भी गहरा है। दोस्तों इसमें महाभारत के गीता प्रसंग को भी अत्यधिक भावुक और काव्यात्मक शैली में दोस्तों प्रस्तुत किया है। यानी राजनीतिक व्यंग, धर्म, नीति और दर्शन, यही मोलाराम की दोस्तों सबसे बड़ी शक्ति थी। अब आते हैं दोस्तों ऋतु वर्णन। दोस्तों इसमें गढ़वाल की वादियाँ, बरसात की धुंध, देवदार के जंगल और बदलती ऋतुओं के साथ बदलती मानवीय भावनाएं। मोलाराम ने प्रकृति को केवल देखा नहीं, उसे दोस्तों महसूस किया।
इसलिए उनका जो ऋतु वर्णन सिर्फ कविता नहीं है, ये गढ़वाल की दोस्तों आत्मा है। और दोस्तों इन्होंने जो अभिज्ञान शाकुंतलम था, महाकवि कालिदास की जो अमर कृति थी, मूलराम ने उसका हिंदी में अत्यंत सुंदर काव्यात्मक अनुवाद दोस्तों किया। तो दोस्तों मूलराम केवल पेंटर नहीं थे, ये संस्कृत साहित्य के गहरे दोस्तों विद्वान थे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मूलराम के जीवन की सबसे रहस्यमयी अध्याय, यानी कि उनकी दार्शनिक विचारधारा मनमत पंथ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक व्यक्ति जिसने राज दरबार देखा, युद्ध देखे, षड्यंत्र देखे, गोरखों का आतंक देखा और अंत में वह संसार की बाहरी चमक से दूर आत्मा की दोस्तों खोज में निकल पड़ा। यही थी मूलराम की आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह यात्रा 3 मुख्य चरणों में पूरी होती है। पहला चरण दोस्तों नाथ सिद्ध परंपरा पर दोस्तों अत्यधिक प्रभावित थे मूलराम। इसमें हठ योग, तंत्र और आंतरिक साधना और योग शक्ति, यही उनके जीवन का पहला आध्यात्मिक आधार बना। और दूसरा था दोस्तों शक्ति उपासना। श्रीनगर गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी माता राजराजेश्वरी जगदम्बा माँ के परम उपासक थे और यही कारण है कि दोस्तों इनकी कला में दिव्यता दिखाई देता है। और तीसरा अंतिम चरण था दोस्तों स्वयं का दर्शन, और यही मूलराम ने स्थापित करते हैं दोस्तों, यही स्थापित करते हैं मनमत पंथ। तो दोस्तों यह कोई साधारण धार्मिक पंथ नहीं था, यह प्रेम, आत्मज्ञान की शक्ति की साधना पर आधारित आध्यात्मिक क्रांति थी। और दोस्तों इस दर्शन को समझाने के लिए मूलराम ने लिखा मनमत सागर। याद रखिए दोस्तों, मनमत सागर मूलराम का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ दोस्तों माना जाता है। दोस्तों अब मनमत पंथ की मूल भावनाओं को समझिए। इसमें शक्ति उपासना, आत्मज्ञान, योग साधना, प्रेम और करुणा, सदाचार, गुरु भक्ति और पूर्ण ईश्वर समर्पण की दोस्तों इसमें बात की गई है मूलराम जी द्वारा। यानी मूलराम के लिए कला केवल सुंदरता नहीं थी, वह आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम थी। तो दोस्तों अब परीक्षा से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो टॉपिक अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो मूलराम ने कुल कितनी पांडुलिपियाँ लिखी दोस्तों? तो दोस्तों 36 इनकी द्वारा लिखी गई पांडुलिपियाँ हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक कृति क्या है दोस्तों? गढ़ राजवंश का इतिहास। बहुत बार क्वेश्चन यूकेपीएससी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों श्रीनगर का इतिहास किसके अनुरोध पर लिखा? मूलराम ने हस्तिदल चौरतिया के अनुरोध पर लिखा। और दोस्तों गणिका नाटक किस राजा की आलोचना करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों पराक्रम शाह। और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मनमत सागर मूलराम का आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है दोस्तों। और मनमत पंथ पर किसका प्रभाव था दोस्तों? नाथ सिद्ध पंथ का दोस्तों प्रभाव था। और मूलराम किस देवी के उपासक थे? माता राजराजेश्वरी यानी कि जगदम्बा माँ के उपासक थे। तो दोस्तों याद रखिए, जो एस्पिरेंट केवल फैक्ट पढ़ता है वह एवरेज बनता है, लेकिन जो इतिहास के पीछे छिपी भावना, दर्शन और राजनीति को समझ लेता है दोस्तों, वही एग्जाम में टॉप करता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे बैरिस्टर मुकुंदलाल ने मूलराम की खो चुकी कला को फिर से दुनिया के सामने जीवित किया, और कैसे आज उनके चित्र लंदन से लेकर बोस्टन तक दुनिया के 21 बड़े संग्रहालयों में दोस्तों सुरक्षित रखे गए हैं। उस पर दोस्तों अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, बैरिस्टर मुकुंदलाल की हम बात करने से पहले कुछ पॉइंट पर डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों जब गोरखों ने गढ़वाल को जब कब्जा कर लिया था 1804 में, उस समय मूलराम जो है गोरखे के सवेतन दरबारी बन चुके थे और सुरन शाह अपनी जान बचा के कभी हरिद्वार कभी बरेली वगैरह में शरण लिए हुए थे। लेकिन 1815 में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के बाद जब अंग्रेज़ों ने गोरखों को पराजित किया, तब अंग्रेज़ों ने गढ़वाल का बंटवारा करके 1815 में टिहरी का जो क्षेत्र है वो सुरन शाह को दिया, और पौड़ी और दोस्तों उत्तरकाशी का क्षेत्र अपने पास दोस्तों रख लिया, जिसको हम कह रहे हैं पूर्वी गढ़वाल। और पश्चिमी गढ़वाल जो है दोस्तों वो सुरन को दे दिया। तो क्योंकि दोस्तों मूलराम ने गोरखे के वहाँ दरबारी काम किया था, और गोरखों ने ही
सुनसा के पिता प्रिंस शाह की हत्या करी थी, उनसे राजपाट छीना था। तो सुनसा को भी जो है इनका इस तरह का व्यवहार, मौलाराम का इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया था। और टिहरी रियासत बनने के बाद भी मौलाराम श्रीनगर में ही रहे। उन्होंने वहीं पर अपनी चित्रशाला बनाई, वो टिहरी नहीं गए। तो इनके बीच में एक मनमुटाव इसी राजनीति को लेकर था। तो दोस्तों इसी पर दोस्तों हम बात करेंगे। साल 1815 की बात है, गोरखों का शासन समाप्त हो चुका, अंग्रेज गढ़वाल में प्रवेश कर चुके थे और टिहरी एक नई रियासत की स्थापना हुई और राजगद्दी पर बैठे थे दोस्तों राजा सुनसा। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे खतरनाक टकराव, क्योंकि दोस्तों सुदर्शन शाह के हृदय में मौलाराम के प्रति पहले से ही गहरी कटुता भरी थी। और दोस्तों उसके पीछे कारण था गोरखा काल, क्योंकि जब सुदर्शन शाह के पिता राजा प्रद्युम्न शाह गोरखाओं से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तब मौलाराम ने क्या किया, उन्होंने गोरखा सूबेदार के दरबार में नौकरी की, उनके लिए काव्य लिखे और अपनी कला के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित रखा। तो दोस्तों सोचिए, एक पुत्र जिसने पिता को युद्धभूमि में खोया, वह उस कलाकार को कैसे क्षमा कर सकता था जो शत्रुओं के दरबार में बैठा हुआ था। और यहीं से सुदर्शन शाह के मन में मौलाराम के प्रति अविश्वास और क्रोध पैदा हो गया। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, समय बीतता है। एक दिन आर्थिक कठिनाइयों के जूझते हुए वृद्ध मौलाराम टिहरी दरबार पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, गढ़वाल की कला को अमर करने वाला महानायक अब बूढ़ा हो चुका है, थका हुआ है और सहायता की आशा लेकर राजा के दरबार में आया। लेकिन उसे क्या मिलता है? सम्मान नहीं, उसे मिलता है अपमान। राजा के आदेश पर मंत्री मौलाराम को देते हैं 2 रुपये में 2 आने कम, यानी केवल 1 रुपया 14 आने। विद्यार्थियों, यह केवल बहुत कम राशि थी, यह एक कलाकार के स्वाभिमान पर प्रहार था। और दोस्तों यही वह क्षण था जब मौलाराम का हृदय भीतर से टूट चुका। अपमानित मौलाराम लौटते हैं और फिर अपनी कलम से ऐसा प्रहार करते हैं जो इतिहास में अमर हो जाता है। और मौलाराम लिखते हैं दोस्तों, एक रचना करते हैं सुदर्शन दर्शन की। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यह केवल ग्रंथ नहीं था, यह एक साहित्यिक प्रतिशोध था। और यही मौलाराम सुदर्शन शाह पर कई तीखी माओं से संबोधित करते हैं। सबसे पहले वो सुदर्शन शाह को कृपण अर्थात महाकंजूस कहते हैं, क्योंकि मौलाराम को लगा जिस राज्य की कला और इतिहास को उन्होंने अमर किया, उसी राज्य ने वृद्धावस्था में उन्हें सम्मानित किया। लेकिन अब आता है दोस्तों सबसे तीखा व्यंग। दोस्तों ध्यान दीजिए, सुदर्शन शाह भी स्वयं को सूरत कवि नाम से कविता लिखते थे। तो मौलाराम ने उनकी कविताओं का उपहास उड़ाते हुए लिखा, राग रंग आप हिसाब गावे, कविता दोहे श्याल बनावे। यानी वे हिसाब लगाकर राग रंग गाते हैं और श्यार की तरह निरर्थक कविताएं बनाते हैं। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, श्याल का अर्थ है श्यार, तो उनकी रचनाओं की तुलना वो श्यार से कर रहे हैं। तो यही शब्द दो परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। लेकिन मौलाराम यही नहीं रुके, उन्होंने सुदर्शन शाह की कविताओं और वचनों को घिनौना तक कह डाला और लिखा, उत्तर देश कंगाल अंत पसिया जहाँ पबीस, सूरत वचन घिनावने करे कविन सोहिस। तो दोस्तों हिस का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो सूरत कवि, ये सुदर्शन शाह अपने लिए इस शब्द का सूरत कवि के नाम से भी रचना करते थे। यानी मौलाराम आरोप लगा रहे हैं कि सुदर्शन शाह सच्चे कवियों से ईर्ष्या करते हैं। तो दोस्तों कल्पना कीजिए, एक वृद्ध कलाकार जो अब किसी सत्ता से नहीं डरता, वो अपनी कलम से सीधे राजा पर हमला कर रहा है। तो यही मौलाराम को दोस्तों असाधारण बनाती है। अब उनकी पीड़ा उनके चरम पर पहुंचती है और वो लिखते हैं, कठिन भई है कविन को गढ़ मर्जाद कुछ ना ही रहे। यानी गढ़वाल में अब कवियों और कलाकारों की कोई मर्यादा नहीं बची। यह केवल शिकायत नहीं दोस्तों, यह उस सांस्कृतिक पतन की चीख थी जिसे मौलाराम ने अपनी आंखों से देखा था दोस्तों। लेकिन इतिहास का सबसे भावुक दृश्य दोस्तों अभी बाकी है। सुदर्शन शाह ने अपने ही चाचा कुंवर प्रताप शाह, जो उनके सुदर्शन शाह के चाचा थे कुंवर प्रताप शाह, चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर तक पैदल चलकर मौलाराम के पास जाते थे। तो दोस्तों कल्पना कीजिए, जिस कलाकार को राजा मान कर रहा था, उसी कलाकार के चरणों में राजघराने के लोग कला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर दोस्तों आते थे। और यही था दोस्तों मौलाराम का वास्तविक गौरव। राज सत्ता उन्हें अपमानित कर सकती थी, लेकिन उनकी प्रतिभा के सामने झुकने
से स्वयं को वो नहीं रोक सकती। तो दोस्तों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सुदर्शन दर्शन किसने लिखा? तो दोस्तों सही उत्तर होगा मोलाराम। मोलाराम ने सुदर्शन साहब को क्या कहा? कृपण कहा, श्याल कहा। श्याल का अर्थ होता है दोस्तों सियार। और 2 रुपये से 2 आने कम किस घटना से जुड़ा है? ये दोस्तों टिहरी दरबार में मोलाराम का सम्मान, बहुत कम इनको टीका भेंट लगाई। सूरत कवि किसका उपमान था? ये था सुदर्शन शाह का। सूरत कवि किसका उपनाम था? क्योंकि सुदर्शन शाह सूरत कवि के नाम से ही रहना करते थे दोस्तों। कठिन भई है कवि को किस भावना को दर्शाता है? मतलब इसका अर्थ होता है कवि कलाकार और कवियों की यहाँ उपेक्षा की जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, इतिहास केवल युद्धों से नहीं बनता। कई बार एक अपमानित कलाकार भी कलम से पूरे युग को अमर कर देता है। तो दोस्तों आज हम मोलाराम तोमर की उस कहानी के अंतिम और सबसे भावुक अध्याय में अब हम दोस्तों जा रहे हैं, जहां एक खोई हुई विरासत तो दोस्तों अब हम मोलाराम तोमर की उस कहानी के अंतिम और सबसे भावुक अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक खोई हुई विरासत सदियों की धूल निकलकर पूरी दुनिया को चौंका देती है। दोस्तों गढ़वाल के पुराने मकान, टूटी हुई लकड़ी की अलमारियां, धूल से भरे हुए संदूक और उन्हीं संदूकों के भीतर गढ़वाल की अमूल्य पेंटिंग और ऐसी पांडुलिपियां जो पूरे उत्तराखंड के इतिहास को बदल सकती थीं। लेकिन उसके दुखद बात क्या थी? दुनिया लगभग भूल चुकी थी कि मोलाराम तोमर नाम का कोई महान कलाकार कभी इस धरती पर था भी या नहीं था। फिर आता है साल दोस्तों 1908 का, जहां गढ़वाल की धरती पर कदम रखते हैं एक ऐसे व्यक्ति जो आगे चलकर गढ़वाल कला के भगीरथ कहलाए। उनका नाम था दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल। दोस्तों मुकुंदी लाल केवल वकील नहीं थे, वे कला के साधक थे। उन्होंने पुराने घरों, भूली हुई हवेलियों और धूल भरे कमरों में खोज शुरू की और फिर उन्हें मिलते हैं मोलाराम के चित्र। दोस्तों कल्पना कीजिए, सदियों के अंधेरे में छिपी कला अचानक फिर से प्रकाश में आ रही थी, और यही था गढ़वाल चित्रकला शैली का पुनर्जन्म। तो दोस्तों मोलाराम के चित्रों की खोज किसने की? दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने वर्ष दोस्तों 1908 में की थी। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 1908 में मोलाराम ने चित्रों की खोज की। 1968 में प्रकाशित इनकी प्रसिद्ध गढ़वाल पेंटिंग जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की, उसमें मोलाराम को विश्व स्तर पर दोस्तों इन्होंने ख्याति दिलाई। किस रचना से? गढ़वाल पेंटिंग नामक जो किताब बैरिस्टर, और यहीं से जो है मोलाराम के बारे में जानकारी दुनिया को दोस्तों हो पाई थी। तो दोस्तों मुकुंदी लाल यहीं नहीं रुके, लगातार लगभग 60 वर्षों तक शोध करने के बाद उन्होंने दोस्तों 1968 में गढ़वाल पेंटिंग लिखी। यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई दोस्तों कि मोलाराम की कला स्थानीय इतिहास से निकलकर विश्व कला इतिहास का हिस्सा बन गई। अब प्रवेश होता है दोस्तों दूसरे महान विद्वान का। इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। जीवनकाल दोस्तों 1877 से 1947, और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है दोस्तों राजपूत पेंटिंग। दोस्तों इस पुस्तक में गढ़वाल शैली की तुलना अजंता की कला से की गई है। दोस्तों उत्तराखंड की पहाड़ियों में जन्मी कला अब भारतीय शास्त्रीय कला के सर्वोच्च स्तर पर रखी जा रही थी दोस्तों। और दोस्तों अब आते हैं एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था दोस्तों जेसी फ्रेंच। इनका जीवन काल था दोस्तों 1884 से 1973। इन्होंने हिमालय की यात्रा की, गढ़वाल शैली को बहुत ध्यान से देखा। फिर इन्होंने दोस्तों 1931 में एक पुस्तक लिखी, हिमालयन आर्ट। तो दोस्तों जेसी फ्रेंच मोलाराम की कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गढ़वाल शैली के फूलों और चित्रों की सुंदरता को असाधारण रमणीय बताया, और यहीं यूरोप में भी गढ़वाल चित्रकला की दोस्तों चर्चा शुरू हुई। तो दोस्तों मोलाराम पूर्ण साहित्यिक पहचान देने वाले व्यक्ति थे। इनको पूर्ण साहित्यिक पहचान देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड के इतिहास का चलता फिरता विश्वकोश इन्होंने दोस्तों शिव प्रसाद डबराल ने महसूस किया। मोलाराम केवल चित्रकार नहीं थे, वे महान लेखक और दार्शनिक भी थे। इसलिए 1977 में उन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी थी दोस्तों, उसका नाम था मोलाराम ग्रंथावली। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, इनको जिनको हम चारण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और अब मैचिंग करते हैं।
आज मूलाराम की कला कहाँ कहाँ सुरक्षित है? तो दोस्तों गढ़वाल संग्रहालय श्रीनगर में है। मूलाराम आर्ट गैलरी कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर में है। उत्तराखंड राज्य संग्रहालय में भी मूलाराम की चित्रकला पेंटिंग मौजूद है, देहरादून में। चंद्रशिला संग्रहालय नैनीताल में, महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय नयनगर में, और भारत कला भवन वाराणसी में। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। राजा सुनशाह के दरबारी चित्रकार चैतू द्वारा निर्मित रुक्मणी हरण श्रृंखला के चित्र। दोस्तों कहानी यहीं नहीं रुकती, गढ़वाल की यह कला अब पहुंच चुकी है अमेरिका के बोस्टन म्यूजियम तक। तो दोस्तों जो कला कभी श्रीनगर गढ़वाल की छोटी गलियों में जन्मी थी, आज वह कला जो है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों में कांच के भीतर सुरक्षित रखी गई है। यही है दोस्तों मूलाराम की अमरता। अब दोस्तों परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि मूलाराम तोमर के आधुनिक शोध संग्रहालय से, पहला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा मूलाराम के चित्रों की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। कब की थी दोस्तों? 1908 में की थी। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1968 में प्रकाशित हुई थी। राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी दोस्तों। हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है दोस्तों? जेसी फ्रेंच की पुस्तक है। मूलाराम ग्रंथोली का संपादन दोस्तों किसने किया था? दोस्तों शिव प्रसाद डबराल चार ने किया था। वाराणसी में भारत कला भवन में कितनी रुक्मणी हरण श्रृंखला सुरक्षित है? किसकी रुक्मणी हरण श्रृंखला जो बनाई थी? वो चैतू, जो सुनशाह के दरबारी चित्रकार थे। तो गढ़वाल शैली की अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कहाँ है? संरक्षण कहाँ है दोस्तों? बोस्टन म्यूजियम यूएसए में है दोस्तों, वहाँ भी मूलाराम की पेंटिंग वहाँ मौजूद है। तो दोस्तों आज की यात्रा में हमने देखा एक कलाकार जो अपने समय में सम्मानित हुआ, जिसकी कला संदूकों के बंद होकर धूल खाती रही, लेकिन समय के अंत तो उसी कलाकार को अमर बना दिया। याद रखिए दोस्तों, सच्ची प्रतिभा कभी समाप्त नहीं होती, बस कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन एक दिन वो मेहनत, बस एक सही खोजकर्ता की आवश्यकता होती है। और आपकी मेहनत भी दोस्तों अभी दुनिया में छिपी हुई है, लेकिन एक दिन वही मेहनत आपके नाम मेरिट लिस्ट में लिखी आएगी। और दोस्तों अंतिम भाग में अब हम पढ़ेंगे कि गढ़वाल शैली के पर्वतीय चित्रकार कौन थे, चैतू और माणक्य की कलात्मक प्रतिष्ठा क्या है, और गढ़वाल चित्रकला शैली के पतन के वे 5 ऐतिहासिक कारण क्या थे। तो हम दोस्तों इस पॉइंट पर दोस्तों अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर कोई एस्पिरेंट गढ़वाल चित्रकला शैली की तकनीकी गहराई से समझना चाहता है तो दोस्तों ये किताब है गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, और ये किताब लिखी है दोस्तों यशवंत सिंह कटोच ने। तो दोस्तों यह केवल पुस्तक नहीं है, यह गढ़वाल शैली की तकनीक, संरचना, रंग योजना और सौंदर्य शास्त्र का वैज्ञानिक विश्लेषण है। तो दोस्तों अगर यूकेपीएससी पूछ ले कि गढ़वाल चित्रकला शैली की तकनीकी विवेचना किस पुस्तक में मिलती है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण। और दोस्तों दूसरा नाम आता है दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट का। दोस्तों यहाँ इतिहास आधुनिकता से मिलता है। दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट ने इनकी जो सर्वाधिक चर्चित कलाकृति है पहाड़ी घसियारी। तो दोस्तों पहाड़ की साधारण स्त्री को इन्होंने असाधारण कला में बदल दिया, और उनकी सबसे प्रसिद्ध और ये कालजयी कृति है पहाड़ी घसियारी। दोस्तों कल्पना कीजिए एक पहाड़ी महिला, पीठ पर घास का भारी बोझ, चेहरे पर संघर्ष, लेकिन आंखों में अटूट शक्ति, यही उत्तराखंड की असली आत्मा है। और दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट ने उन्हीं आत्मा को रंगों से दोस्तों अमर कर दिया। तो दोस्तों याद रखिए पहाड़ी घसियारी यानी कि रणवीर सिंह बिष्ट की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। और तीसरा नाम आता है दोस्तों यहाँ पर किशोरीलाल वैद्य का। पहाड़ी कला के महान शोधकर्ता हैं दोस्तों किशोरीलाल वैद्य, और इनकी प्रसिद्ध शोध पुस्तक है पहाड़ी चित्रकला। इनकी सबसे महत्वपूर्ण शोध पुस्तक है दोस्तों पहाड़ी चित्रकला। तो दोस्तों बहुत से विद्यार्थी गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण और पहाड़ी चित्र दोनों पुस्तकों को कंफ्यूज जाते हैं। तो याद रखिए यशवंत कठौर की जो पुस्तक है गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण, और किशोरीलाल वैद्य की जो किताब है पहाड़ी चित्रकला, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण किसी पुस्तक है? दोस्तों सही उत्तर है यशवंत सिंह कटोच की। पहाड़ी घसियारी किसकी प्रसिद्ध कृति है? सही उत्तर है दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट की। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किसने लिखी? तो सही आंसर होगा दोस्तों किशोरीलाल वैद्य की। तो दोस्तों अब तक हमने मूलाराम को पढ़ा,
गढ़वाल शैली को समझा, लेकिन अब तक हम पहुंच चुके हैं उस अध्याय पर जिसे समझे बिना पूरी पहाड़ी चित्रकला हमेशा अधूरी रहेगी। तो दोस्तों, भारत एक विशाल कला साम्राज्य है और इस साम्राज्य में हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग आत्मा है। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि गढ़वाल शैली आखिर जन्मी कहाँ से, उसका मूल कलात्मक परिवार कौन सा था और पहाड़ी चित्रकला का असली ऐतिहासिक विस्तार क्या था। तो दोस्तों, यही वो प्रश्न है जो यूकेपीएससी और यूकेपीएससी में सबसे अधिक एस्पिरेंट फंसते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थी सीधे मोलाराम, मोरपिया और गढ़वाल शैली रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गढ़वाल शैली का मूल वर्गीकरण क्या है, तो दोस्तों आधे विद्यार्थी यहीं फंस जाते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे दोस्तों गढ़वाल चित्रकला की वैचारिक जड़ें कहाँ हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि भारतीय चित्रकला को इतिहासकारों ने प्रमुख वर्गों में बांटा है, जैसे जैन शैली हो गया, पाल शैली, मुगल शैली, पटना शैली, राजपूत शैली और पहाड़ी शैली। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि ध्यान दीजिए कि पहाड़ी चित्रकला कोई अलग स्वतंत्र शैली नहीं थी। यह वास्तव में राजपूत चित्रकला का ही एक क्षेत्रीय और प्रांतीय रूप थी। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है। याद रखिए दोस्तों, गढ़वाल शैली पहाड़ी चित्रकला का भाग थी और पहाड़ी चित्रकला राजपूत चित्रकला का क्षेत्रीय वर्ग था। बस दोस्तों, प्रश्न अब कभी गलत नहीं होगा। अब दूसरा तथ्य पढ़ते हैं दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल। तो दोस्तों, यह शैली मुख्य रूप से 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई और दोस्तों यही वो समय था जब हिमालयी राज्यों में कला, संस्कृति और राज दरबारी सौंदर्य अपने चरम पर था। तो दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला का जो विस्तार उत्तर में जम्मू और पूर्व में गढ़वाल तक था, यानी पूरा हिमालय जो सांस्कृतिक क्षेत्र था इस कला परंपरा से जुड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है एक महत्वपूर्ण तथ्य कि प्रारंभिक समय में पूरी पहाड़ी चित्रकला शैली को एक लोकप्रिय नाम से जाना जाता था और वो नाम है दोस्तों कांगड़ा कलम। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह शब्द परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों पहाड़ी चित्रकला की 5 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो दोस्तों, इनको ध्यान से नोट करिए। एक है दोस्तों गुलेर शैली, दूसरी है जम्मू शैली, तीसरी है दोस्तों बसोहली शैली, चौथी है दोस्तों कांगड़ा शैली और पांचवी है दोस्तों गढ़वाल शैली। तो याद रखिए दोस्तों, गढ़वाल शैली पहाड़ी चित्रकला की 5 प्रमुख उपशैलियों में से एक है और उनके शिखर पर हैं दोस्तों मोलाराम तोमर। तो दोस्तों, अब सबसे सुंदर और गहरा समझिए दोस्तों, जब दोस्तों वर्ष 1658 में श्यामदास हरदास दिल्ली से मुगल दरबार आए थे और जिस समय सलमान सिंह को अपनी जान बचाने के लिए अपने औरंगजेब से अपनी जान बचाने के लिए गढ़वाल की शरण में आए थे, तो अपने साथ उस समय क्या लाए थे ये कलाकार जो श्यामदास हरदास अपने साथ मुगल शैली की अपने साथ क्या लाए थे, मुगल शैली की बारीक रेखाएं लाए थे। दरबारी तो साथ में आए थे, अपने साथ तकनीक कौशल लाए थे। लेकिन दोस्तों, गढ़वाल की पहाड़ियाँ, स्थानीय संस्कृति, राजपूती परंपरा और हिमालयी प्रकृति धीरे धीरे मुगल तकनीक को बदलने लगी और दोस्तों यही जन्म होता है दोस्तों गढ़वाल शैली का। तो दोस्तों, मुगल शैली की तकनीकी सूक्ष्मता और पहाड़ी शैली की भावनात्मक कोमलता, यही है दोस्तों गढ़वाल चित्रकला शैली। और दोस्तों, यही कारण है कि मोलाराम के चित्रों में एक साथ 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, मुगलों जैसी बारीकी और पहाड़ों जैसी आत्मीयता। तो दोस्तों, परीक्षा में यदि क्वेश्चन आए कि गढ़वाल शैली किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत आती है, तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों पहाड़ी चित्रकला शैली। और पहाड़ी चित्रकला किसका क्षेत्रीय रूप है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों राजपूत चित्रकला। और दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल समय कौन सा है दोस्तों, तो 16वीं से 19वीं शताब्दी का है दोस्तों। और इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था दोस्तों, ये जम्मू से गढ़वाल तक था। तो दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला का प्यार में लोकप्रिय नाम क्या था, कांगड़ा कलम था दोस्तों। और पहाड़ी चित्रकला की 5 प्रमुख उपशैली कौन सी थी दोस्तों, गुलेर, जम्मू, बसोहली, कांगड़ा और गढ़वाल। तो याद रखिए दोस्तों, जो एस्पिरेंट केवल फैक्ट पढ़ता है वह प्रश्न बदलते ही उलझ जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन समझ लेता है उसके लिए पूरा इतिहास एक कनेक्टेड स्टोरी बन जाता है। तो दोस्तों, यही है एक टॉपर और सामान्य विद्यार्थी के बीच सबसे बड़ा अंतर। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी मास्टर क्लास में सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक चरण पर। दोस्तों, गढ़वाल की वो कला जो कभी राजमहलों की शान थी, जो राजाओं के कक्षों में सांस लेती थी,
जिसे देखकर विदेशी विद्वान तक स्तब्ध रह जाते थे, वही कला एक दिन अचानक खत्म होने लगती है। लेकिन क्यों? क्या कोई युद्ध हुआ था? क्या कोई विदेशी आक्रमण हुआ था? नहीं दोस्तों, गढ़वाल चित्रकला शैली के पतन के पीछे छिपा था एक खतरनाक डर, एक सामाजिक अफवाह। मुलाराम के बाद गढ़वाल में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि चित्रकारी करने से व्यक्ति पागल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों मुलाराम के बाद उसकी पीढ़ियों में कई की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, जिससे अफवाह फैल गई कि चित्रकार करने से व्यक्ति पागल हो जाता है। तो माता पिता ने अपने बच्चों के हाथों से ब्रश छीन ने लगे। युवा कलाकार डर के कारण चित्रकारी छोड़ने लगे और धीरे धीरे दोस्तों गढ़वाल शैली की पूरी परंपरा दम तोड़ने लगती है। और यही था दोस्तों गढ़वाल कला की सबसे दुखद मानसिक पतन। और दोस्तों इसी अंधकार के बीच सबसे सामने आता है अंतिम नाम, तुलसीराम। तो दोस्तों ध्यान रखिए, तुलसीराम को गढ़वाल चित्रकला शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। उसके बाद दोस्तों गढ़वाल शैली की परंपरा लगभग मौन हो गई। और दोस्तों एग्जाम पॉइंट से दोस्तों अब हम बात करेंगे उस तथ्य की जो मुलाराम को बाकी सभी चित्रकारों से अलग बनाती है। दोस्तों प्राचीन भारत की चित्रकार सामान्यतः अपने चित्रों में नाम नहीं लिखते थे, लेकिन मुलाराम एक विद्रोही कलाकार थे। उन्होंने अपने चित्रों पर हस्ताक्षर किए, अपना नाम लिखा और कई बार ब्रजभाषा में कविता भी अंकित की। यानी उनकी पेंटिंग केवल चित्र ही नहीं थी, वह एक जीवित दस्तावेज थी। लेकिन फिर आता है दोस्तों वर्ष 1803। गढ़वाल की धरती कांप उठी। एक विनाशकारी भूकंप आया और दोस्तों श्रीनगर स्थित मुलाराम की जो मूल जो चित्रशाला थी वो मलबे में बदल गई। दोस्तों 1803 का जो बहुत बड़ा भूकंप आया दोस्तों, कल्पना कीजिए दोस्तों, सैकड़ों दुर्लभ चित्र, अमूल्य कला, इतिहास के अनमोल दस्तावेज कुछ ही क्षणों में दोस्तों नष्ट हो गए। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह उत्तराखंड कला इतिहास का सबसे काला दिन था। लेकिन दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं उस हिस्से पर जहां मुलाराम की जो कलम थी तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। दोस्तों हम पहली बात कर चुके हैं, राजा सुदर्शन शाह टिहरी के नए शासक बने। दूसरी ओर सम्मानित आहत लेकिन स्वाभिमानी मुलाराम। दोस्तों मुलाराम ने सुदर्शन शाह के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो सीधे परीक्षा में आते हैं, जैसे खास, नीरप, सूम, कृपण। तो जो खस का अर्थ क्या होता है? स्थानीय जाति पहचान के माध्यम से नीचा दिखाने के लिए खस का यूज किया जाता है दोस्तों। नीरप का मतलब होता है अयोग्य और अन्यायी शासक। सूम का मतलब होता है अत्यधिक लोभी व्यक्ति। और कृपण का अर्थ होता है दोस्तों महाकंजूस। तो दोस्तों एक कलाकार खुले शब्दों से अपने ही राजा को का मान कर रहा है। और यही कारण था दोस्तों मुलाराम को टिहरी दरबार का पूर्व संरक्षण कभी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों इतिहास यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब प्रवेश होता है आधुनिक युग के उन महानायकों का जिन्होंने मुलाराम को फिर से दुनिया के सामने जीवित किया। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी बैरिस्टर मुकुंद लाल, जिनको गढ़वाल कला का भागीरथ कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं कि 1908 में उन्होंने मुलाराम की कला की खोज को वर्ष 1968 में प्रकाशित गढ़वाल पेंटिंग दोस्तों जुड़ी याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों मैंने नाम लिया था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का। उनकी पुस्तक थी दोस्तों राजपूत पेंटिंग, प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1916। तो उन्होंने गढ़वाल शैली को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक दोस्तों पहचान दिलाई थी। और दोस्तों तीसरा नाम मैंने लिया था जेसी फ्रेंच का। पुस्तक थी दोस्तों उनकी हिमालयन आर्ट, प्रकाशन वर्ष था दोस्तों 1931। इन्होंने मुलाराम की कला को ऐसी प्रशंसा की कि यूरोप तक गढ़वाल की शैली की दोस्तों चर्चा होने लगी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गढ़वाल शैली के पतन की मुख्य अफवाह क्या थी? दोस्तों चित्रकार करने से व्यक्ति पागल हो जाता है। गढ़वाल शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों तुलसीराम। चित्रों पर हस्ताक्षर करने की विशेष परंपरा किसकी थी? हस्ताक्षर वो मुलाराम करते थे। मुलाराम की चित्रशाला किस प्राकृतिक आपदा के बाद नष्ट हो चुकी थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1803 के भूकंप में। दोस्तों सुदर्शन शाह के लिए प्रयुक्त 4 कठोर वर्ड क्या यूज किए थे मुलाराम ने? खास, नीरप, सूम और कृपण, ये शब्द इस्तेमाल किए थे शाह के लिए मुलाराम ने। गढ़वाल कला के भागीरथ कौन कहलाते हैं? दोस्तों बैरिस्टर मुकुंद लाल कहलाते हैं। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1968 में प्रकाशित हुई दोस्तों। हिमालयन आर्ट किसने लिखी थी? दोस्तों जेसी फ्रेंच ने लिखी थी। तो दोस्तों आज केवल आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आपने देखा कला का जन्म कैसे हुआ, उनका स्वर्णकाल, उनका अम्मान, उनका पतन, उनका पुनर्जन्म। तो याद रखिए दोस्तों, जिस तरह मुलाराम की कला सदियों की धूल से निकलकर अमर हो गई, उसी तरह आपकी मेहनत भी एक दिन सफलता की रोशनी जरूर चमकेगी।
और दोस्तों यही है द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा का वास्तविक उद्देश्य ही। मेरा नाम है आर बिष्ट दोस्तों, और जहां सफलता दोस्तों बोलती है। और अगर आप दोस्तों यूकेपीएससी, यूकेडब्ल्यूएससी, आरओ, एआरओ, बीडीओ, पटवारी या पुलिस एसआई या पुलिस कांस्टेबल किसी भी उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही जुड़िए द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा के विशेष ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9719668523। तो दोस्तों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और अपने सपनों को दोस्तों तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में यदि आपको कहीं भी लगा कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आया, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक हमारी वीडियो पहुंचाइए। दोस्तों यही हमारी गुरु दक्षिणा है। दोस्तों समझ लेना, मुलाराम आज भी जीवित है, अपने चित्रों में, अपनी कविताओं में और अब आपके सपनों में। मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता का विश्वास कभी मत टूटने दीजिए। याद रखिए, सफलता देर से ही मिल सकती है, लेकिन संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों मैं आपके सभी के उज्जवल भविष्य के लिए दिल से प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और आप सभी भावी अधिकारियों को दिल से सलाम। न्याय के सर्वोच्च देवता गुरु देवता आप पर और हम पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखें।